गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। टोटल 25 क्लास हो चुका है, 25 क्लास आपका हो चुका है और आज आपका 26 नंबर क्लास से है 26। और हम लोग पढ़ रहे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड होता है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लोग शुरुआत करते हैं। और आज की नंबर होगा 7 नंबर सवाल से हम डिस्कस करेंगे। और आज की क्लास का जो टाइप्स होंगे क्वेश्चंस की, वो रेशियो के आधारित पर, मतलब अनुपात के आधारित पर हम लोग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्स में रेशियो के बेस पर क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसको ध्यान से समझिएगा, साथ में नोट्स ज़रूर बनाइएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की सवाल है आपका सामने, ये रहा कि दो आदमी की आमदनी का अनुपात 9 और 7 के रेशियो में है और उनके खर्चा का अनुपात 4 और 3 है। यदि उनमें से प्रत्येक 2000 रुपये प्रति माह बचाता है तो उसकी मासिक आय ज्ञात करो। तो इस क्वेश्चंस को पहले समझो, लिख लो पहले बढ़िया से, इसका अर्थ को पहले समझने का प्रयास करो। तो इस क्वेश्चंस में आपको दिया हुआ है कि आमदनी और खर्चा की जिक्र है। आमदनी का मतलब होता है आय, इनकम, और खर्चा का मतलब होता है एक्सपेंडिचर, जो आप खर्च करते हो। ठीक है, तो एक चीज़ इसमें लागू होगी, एक चीज़ आप समझिएगा ध्यान से, पहले कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझो, बेहतर तरीके से समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ जो आपके सामने सर आय होता है, आय में से अगर हम खर्चा को माइनस करते हैं, आय में से अगर हम खर्चा को माइनस करते हैं ना, तो यहाँ पे जो बचता है उसको बोलते हैं बचत। बचत का मतलब होता है सेविंग। ठीक है, बात को ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। आपकी जितनी इनकम होती है, आपकी जितनी इनकम होती है उसमें से अगर खर्चा को माइनस करते हैं तो वही आपकी सेविंग होती है, वही आपकी बचत होती है। तो ये वाला पार्ट आप बढ़िया से समझने का प्रयास कीजिएगा। ये सिंपल बात है, बच्चा बच्चा समझ जाएगा कि आय में से, आपकी इनकम में से अगर खर्चा को माइनस करोगे तो वही आपकी सेविंग हो जाएगी। तो इसमें देखो, आमदनी का मतलब आय होता है, ये बात आप समझिए ध्यान से। ठीक है, तो इस वाले कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चंस में लागू होंगे। ठीक है, अब बात रह गई रेशियो। सर रेशियो के बारे में समझाइए थोड़ा सा। तो रेशियो देखो ध्यान से, आपको समझ जाएगा। रेशियो का मतलब होता है सर अनुपात। रेशियो का मतलब होता है सर अनुपात। रेशियो का मतलब होता है अनुपात, मतलब देखो ध्यान से, थोड़ा सा ओवरव्यू आपको देता हूँ। रेशियो का मतलब होता है सर डिवाइड करना। ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। ए रेशियो बी का मतलब होता है ए बटा बी, ए बटा बी। बात को गहराई से समझना, ए रेशियो बी का मतलब होता है ए बटा बी। क्लियर है? इतना ही काफ़ी है। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस की ओर चलते हैं और ये चीज़ आप ध्यान से समझ लीजिए, आय माइनस खर्चा इक्वल टू बचत होता है। ठीक है, अब आप क्वेश्चंस को ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, क्वेश्चंस आपके सामने क्या कर रहा है कि दो आदमी हैं, दो व्यक्ति है, जिनकी आय का जो अनुपात है वो 9 और 7 है। मतलब पहले व्यक्ति का जो आय है वो 9 है और दूसरे व्यक्ति की आय आपका 7 है। क्लियर है? चलिए, और खर्चा, मतलब पहले व्यक्ति का जो खर्चा है वो 4 रुपीज़ है और दूसरे व्यक्ति का 3 रुपीज़ है। क्लियर है यहाँ तक? यदि उनमें से प्रत्येक प्रतिमाह 2000 रुपये बचाता है तो उसकी मासिक आय ज्ञात करो। उसकी मासिक आय आपको निकालने के लिए बोला जा रहा है। क्लियर है? तो सबसे पहले क्वेश्चंस को ध्यान से समझिए। एक क्वेश्चंस आप ध्यान से समझ जाओगे तो डेफिनेटली इसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे आप इजीली उसको सॉल्व कर दोगे। तो सबसे पहली बात है कि इस क्वेश्चंस में आमदनी और खर्चा के जिक्र हुआ है ना? आमदनी और खर्चा के जिक्र हुआ है, मतलब आय और खर्चा के जिक्र हुआ है। तो सबसे पहले आमदनी और खर्चा की अगर बात करते हैं तो वो रेशियो में दिया हुआ है। ठीक है, जब भी प्रश्न में रेशियो की बात करते, रेशियो आ जाए तो सबसे पहले काम करना है अपने मन से आप आमदनी कुछ मान लो और खर्चा कुछ मान लो। ये बात हमेशा माइंड में रख लीजिए। जब भी कोई रेशियो की बात करे तो आमदनी अपने मन से कुछ भी मान लीजिए और खर्चा भी अपने मन से कुछ भी मान लीजिए। तो इस सवाल को सॉल्व करने का तरीका आप ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा, साथ में नोट्स बनाइएगा। तो यहाँ पे लिखेगा सर, माना कि आमदनी, ये जो आमदनी होगा वो दोनों व्यक्ति का होगा, प्रत्येक व्यक्ति का आमदनी होगा। ध्यान समझिएगा, माना कि आमदनी बराबर x रुपीस और खर्चा जो है ना, खर्चा जो है
वो वाई रुपीज़। ये बात आपको पहले लिखना है कि मान लीजिए कि आमदनी x रुपीज़ और खर्चा y रुपीज़। अब क्वेश्चंस को ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। कहता है कि दो आदमियों की आमदनी का अनुपात 9 और 7 है। यहाँ से आप समझिएगा ये जो पार्ट है ये आय है सर, ये आय है, इनकम है, आय है, और ये भी अपने आप में आय है, ये भी अपने आप में आय है। ये पहला व्यक्ति का आय है, ये दूसरा व्यक्ति का आय है। मतलब ये रेशियो में दिया हुआ है, लेकिन मैंने माना x रुपीज़, तो मैं कह सकता हूँ कि पहला व्यक्ति का जो आय होगा वो रियल में 9x रुपीज़ होगा। रेशियो में हम आय को कभी नहीं लिख सकते हैं, ध्यान रखना। क्वेश्चंस में रहेगा तो उसको पहले रुपया में चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने माना कि आमदनी x है, तो पहला व्यक्ति का आमदनी 9x हो जाएगा और दूसरा व्यक्ति का आमदनी 7x हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा, इसीलिए पहला व्यक्ति, पहला आदमी लिख सकते हो, पहला आदमी की आमदनी, क्योंकि क्वेश्चंस में आमदनी के जिक्र है तो आमदनी लिखिए। आमदनी यहाँ पे कितना हो जाएगा सर? 9x रुपीज़ हो जाएगा, 9x रुपीज़ हो जाएगा। और खर्चा यहाँ पे लिख दीजिएगा, खर्चा कितना हो जाएगा सर बता दीजिए। और खर्चा कितना होगा? पहला व्यक्ति, पहला आदमी की आमदनी 9x और खर्चा यहाँ पे है, समझिएगा ध्यान से, ये वाला पार्ट आपका खर्चा है, ये हो गया सर खर्चा। खर्चा ये भी आपका जो है वह खर्चा है, और ये पहली व्यक्ति के खर्चा है, ये दूसरा व्यक्ति का खर्चा है, समझ रहे हो? तो खर्चा y रुपये माना मैंने, तो यहाँ पे 4 दिया हुआ है पहला व्यक्ति का, तो खर्चा कितना होगा सर? 4y हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है? कहोगे सर यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत आसान है, ठीक है। और लिखेंगे, और पहला व्यक्ति का काम खत्म हो गया। अब दो व्यक्ति है तो दूसरा आदमी यहाँ पे लिख देंगे, दूसरा आदमी की आमदनी, दूसरे आदमी की आमदनी, ठीक है, आमदनी, ठीक है। जो सेकेंड आदमी है उसका 7 है, लेकिन मैंने माना x, तो 7x हो जाएगा इसका आमदनी, ठीक है। और जो दूसरे व्यक्ति हैं उनका जो खर्चा हो जाएगा, आप कहोगे सर यहाँ पे तो 3 खर्चा है दूसरे व्यक्ति का, लेकिन मैंने माना y रुपीज़, तो यहाँ पे हो जाएगा सर 3y रुपीज़। ये रुपीज़ में मैंने कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि रेशियो में क्वेश्चंस कभी नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे 2000 रुपीज़ में दिया हुआ है, इसलिए सभी को रुपीज़ में चेंज करना पड़ेगा। बात समझ में आई? चलिए, यहाँ तक किसको किसको समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया तो आप मुझे कमेंट करिए, नहीं समझ में आया तब भी आप मुझे कमेंट करिए, फिर से आप वीडियो को रिप्ले कीजिए, बार बार देखिए, आपको समझ में आ जाएंगे। क्लियर है? चलिए एक बार ध्यान समझिएगा, सबको समझ में आएगा। अब लिखेंगे सर प्रश्न से, देखो किस प्रकार लिखना है एग्जाम्स में, ये बहुत मायने रखता है, तो ध्यान से इसको समझो, इसको समझने का प्रयास कीजिए कि कैसे लिख रहे हैं। और लिखने का हैबिट, राइटिंग स्किल तभी बनेगा जब आप नोट्स बनाओगे, नोट्स में एकदम बारीकी से, स्टाइल से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, तभी जाके आप बोर्ड्स एग्जाम में बढ़िया से रिप्रेजेंट कर सकते हो क्वेश्चंस को, ठीक है। अब चलिए प्रश्न में कह रहा है, यहाँ पे समझिएगा ध्यान से, यदि उनमें से प्रत्येक प्रतिमाह 2000 रुपये बचाता है, प्रतिमाह 2000 रुपये बचाता है, ये बचना मतलब ये सेविंग है, तो सेविंग कहाँ से आता है? आय में से खर्चा घटाओगे तब ना सेविंग आता है। तो पहला व्यक्ति की अगर हम बात करते हैं तो आमदनी है 9x, प्रत्येक आदमी, ध्यान से समझना, मतलब दोनों आदमी 2000 रुपये बचाता है, तो पहला आदमी का जो आमदनी है, अब यहाँ से ध्यान से समझना, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। पहला आदमी का आमदनी की अगर बात करते हैं तो 9x, आमदनी में से अगर हम खर्चा को घटाएंगे तो यही आपका बचत हो जाएगा, जो कि इक्वेशंस में दिया हुआ है, ये इक्वेशंस नंबर फर्स्ट हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है बताओ? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? बहुत ही आसान है। पहला व्यक्ति का जो आमदनी है 9x रुपीज़ है और खर्चा 4 रुपया है, आमदनी में से इस आमदनी में से खर्चा को घटाओगे तो बचत होगा, लेकिन क्वेश्चन में बचत 2000 देले हैं, 9x - 4y = 2000, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? कहोगे सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सेकेंड की बात करते हैं, दूसरे व्यक्ति की बात कर लेते हैं, तो दूसरा व्यक्ति का जो आमदनी है वो 7x है और खर्चा 3y है,
ये भी आदमी 2,000 रुपया ही बचाता है, ये भी इक्वेशन नंबर सेकेंड हो जाएगा। बताओ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? दोनों आदमी 2-2 हज़ार बचाता है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है प्रत्येक मतलब दोनों आदमी प्रतिमाह 2,000 रुपीज़ बचाता है। मतलब अगर आमदनी में से खर्चा को माइनस करोगे तो 2,000 बचत होगा। दोनों इक्वेशंस आ गए। अब दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके आप x और y की वैल्यू निकाल लो, और क्वेश्चन में कहते हैं कि उसकी मासिक आय बताओ। मासिक आय दोनों का, उसकी मतलब यही आमदनी आपसे पूछ रहा है दोनों के, तो एक कर आमदनी 9x है, एक कर आमदनी 7x है, तो x का मान पता रहेगा तब ना हम लोग आमदनी निकाल सकते हैं। तो x का मान यहाँ से निकाल के यहाँ पे डाल देंगे तो आमदनी आ जाएगा, आय आ जाएगा। ठीक है, आपसे क्वेश्चंस में खर्चा भी पूछ देगा तो खर्चा के लिए इसको यूज करेंगे। पहले इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग पहले क्या करते हैं, x और y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ से हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा देखिएगा ध्यान से। तो यहाँ से लिखेंगे सर समीकरण फर्स्ट एंड और समीकरण 2 से। ठीक है, समीकरण फर्स्ट एंड सेकेंड से। समीकरण फर्स्ट क्या बोल रहा है सर बताओ? कहोगे सर 9x, ठीक है, -4y इक्वल टू 2,000, ये आपके सामने दिया हुआ, ठीक है ना। और 7x -3y इक्वल टू 2,000। आप कहोगे सर पहले इसके कोफिशिएंट को सेम करना पड़ेगा विलोपन विधि यूज करने के लिए। तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, y को भी सेम कर दो। तो यहाँ पे 3 है तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, विलोपन विधि कॉन्सेप्ट है, आपको पता होगा। 9 3 कितना होता है सर? 27x। 4 3 कितना होता है सर? 12y। और 3 दूना कितना होता है? 6,000। ठीक है ना। यहाँ से 7 चौका कितना होता है? 28। 3 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 12y, और 4 दूना 8,000। यहाँ तक कोई दिक्कत है? कहोगे सर नहीं दिक्कत है, ये आपका इक्वेशन नंबर 3 बन जाएगा और ये आपका इक्वेशन नंबर 4 बन जाएगा। ठीक है, अब इसको आप विलोपन विधि से सॉल्व कर सकते हो। कहोगे सर यहाँ पे माइनस कर दीजिए, यहाँ पे प्लस कर दीजिए, यहाँ माइनस कर दीजिए, और ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। 27 में से 28 घटाओगे तो -x, और 6,000 में से 8,000 घटाओगे तो -2,000। ठीक है, कहोगे सर माइनस से माइनस कैंसिल, तो x का मान यहाँ से 2,000 हो जाएगा। और जैसे ही मुझे x की वैल्यू आ गई, हमको y की वैल्यू फाइंड नहीं करनी है, क्योंकि क्वेश्चंस में खर्चा नहीं पूछा है। अगर खर्चा पूछता तो खर्चा में y दिया हुआ है तो y की वैल्यू फाइंड करना पड़ता, y की वैल्यू फाइंड करना पड़ता। लेकिन क्वेश्चंस में मासिक आय हमसे पूछ दिया है। आय मतलब ये आमदनी 9x और 7x निकालना है, दोनों की आय मतलब x की वैल्यू हमको चाहिए, जहाँ की x की वैल्यू यहाँ पे आ चुका है। क्लियर है यहाँ तक? y की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे लिख दीजिएगा छोटी सी भाषा में, छोटी सी लैंग्वेज में। इसीलिए दोनों की मासिक आय हमसे पूछ रहा है, तो पहली आदमी की आमदनी यहाँ पे लिख लीजिएगा। पहला व्यक्ति की आय कितना हो जाएगा? कहो सर पहले व्यक्ति की आय 9x है, तो यहाँ पे 9x लिखेंगे, और 9 और x की जो वैल्यू है 2,000 है, तो 2,000 यहाँ पे डाल देंगे, मतलब 9 दूना 18,000। तो ये 18,000 रुपीज़ आपका पहला व्यक्ति की आय हो जाएगा, पहली व्यक्ति की इनकम हो जाएगा। उसके बाद दूसरे व्यक्ति की अगर हम बात करते हैं, और यहाँ लिख देंगे सर, और दूसरे व्यक्ति की आय यहाँ पे कितना है सर? 7x है, तो यहाँ पे 7x डाल दीजिए। 7 गुने x का मान कितना है? 2,000, मतलब कितना होगा? 14,000। 14,000 हो जाएगा, मतलब 7 दूना 14। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोनों की प्रति माह का जो इनकम है वो 18,000 और 14,000 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर नहीं समझ में आता है तो फिर से वीडियो को रिप्ले कीजिए, देखिए बार बार, बिल्कुल समझ में आएगा। नोट कीजिए बढ़िया से, नोट कर लीजिए बढ़िया से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए
हो गया। चलिए ठीक है, वीडियो को पॉज करिए और बढ़िया से उसको नोट्स कीजिए ताकि कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं हो। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट कर सकते हो आप। ठीक है, फिर से आपको समझाने का प्रयास किया जाएगा। हो सके तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा ताकि प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस की। 8 नंबर से वाला आप हेडिंग कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, लिखिएगा दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्याओं का अनुपात 5:6 है। दो संख्याओं का अनुपात 5:6 है। यदि प्रत्येक संख्या से 8 घटा लिया जाए तो उनका अनुपात 4:5 हो जाता है। तो संख्याएं ज्ञात करें। ठीक है, क्वेश्चंस को देख लीजिए बढ़िया से। क्वेश्चंस आपके सामने हैं कि दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है 5:6। ठीक है, यदि प्रत्येक संख्या से 8 घटा लिया जाए, मतलब इसमें से भी 8 घटा लीजिए, इसमें से भी 8 घटा लीजिए, तो उनका अनुपात जो है वो 4:5 हो जाता है। तो संख्याएं ज्ञात करें, यहाँ पे कह रहा है सर संख्याएं ज्ञात करें, क्या हो सकता है संख्याएं। ठीक है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस सवाल को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो क्वेश्चंस कह रहा है कि दो संख्याएं ज्ञात करें। तो दो संख्याएं कौन सी संख्या है मुझे पता नहीं है, तो सबसे पहले उन दोनों संख्याओं को कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा। आपकी मर्जी है, आप XY मानिए, MN मानिए, AB मानिए, PQ मानिए, आपकी मर्जी, कुछ भी मान सकते हो। तो ज़्यादातर एग्जाम्स में X और Y के क्वेश्चंस आते हैं, माने जाते हैं सर, तो वही भी मानिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चंस को बनाने का तरीका, सबसे पहले बात है कि सबसे पहले दोनों संख्याओं को कुछ मानना पड़ेगा। तो लिखेंगे सर माना कि पहली संख्या जो है वह x है और दूसरी संख्या आप ना y मान लीजिए। ठीक है ना, यहाँ तक। अब लिखेंगे सर प्रश्न से, ठीक है, प्रश्न में दिया हुआ है कि दोनों संख्याओं का जो रेशियो है, अनुपात है, वो 5 और 6 है। मतलब पहला संख्या मैंने माना x और दूसरा संख्या मैंने माना y, इस दोनों का जो अनुपात है वो 5:6 दिया हुआ है। यहाँ तक समझ में आया? मैंने पहली संख्या x मान लिया, दूसरी संख्या y मान लिया, लेकिन क्वेश्चंस में कह रहा है कि दो संख्याओं का जो अनुपात है, दोनों संख्या का अनुपात 5 और 6 के रेशियो में है, इसीलिए मैंने भी कह दिया x/y = 5 और 6, मतलब इस दोनों का रेशियो 5:6 है। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत है? बताओ, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? समझने में कोई दिक्कत है? नहीं।
अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। दोस्तों आपको पता होगा कि रेशियो का मतलब होता है डिवाइड करना a बटा b, a अपॉन b, ये होता है रेशियो का मतलब। रेशियो का मतलब होता है डिवाइड, a रेशियो b का मतलब होता है a अपॉन b, जो कि यहाँ आपके सामने है, ठीक है। सेम कहानी यहाँ पे लागू हो जाएगा। आपको सर x रेशियो y को हम लिख सकते हैं x अपॉन y, और 5 रेशियो 6 को लिख सकते हैं 5 अपॉन 6। यहाँ तक कोई दिक्कत? कहोगे सर नहीं दिक्कत। आप कहोगे सर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना करोगे तो यहाँ से x को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6x, और y को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो सर 5y हो जाएगा, और यहाँ से आपको मिल जाएगा 5y को उठाकर इधर लाओगे तो -5y इक्वल टू यहाँ पे 0 हो गया। ये आपके सामने इक्वेशन फर्स्ट हो गया, इक्वेशन फर्स्ट आपके सामने हो गया, ठीक है। अब लिखेंगे सर फिर प्रश्न से, फिर प्रश्न से, या आप यहाँ पे पुनः भी लिख सकते हो, कोई मतलब नहीं है, कुछ भी लिख दो आपकी मर्जी, ठीक है। फिर प्रश्न से अब अगली लेवल पर हम लोग बात करेंगे। देखो फिर प्रत्येक संख्या से, यहाँ पे देखना ध्यान से, प्रत्येक संख्या से 8 घटा लिया जाए, 8 घटा लिया जाए। यहाँ पे ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। प्रत्येक संख्या से, संख्याएं मैंने माना x और y, ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है, लेकिन क्वेश्चंस में बोल रहा है कि प्रत्येक संख्या से 8 घटा लिया जाए। तो पहली संख्या x है, हम लोग इसमें से अगर 8 घटाएंगे तो x - 8 हो जाएगा। लेकिन कहता है कि सर प्रत्येक संख्या से, मतलब दोनों संख्या से 8 घटाना है, तो दूसरी संख्या भी y है, इसमें से भी आप 8 घटा लीजिए। तो ये संख्या जो है 4 और 5 के रेशियो में बन जाता है। मतलब इन दोनों का जो अनुपात है, इन दोनों का जो अनुपात है वो बन जाता है 4:5, 4:5। यहाँ तक दिक्कत है? यहाँ तक समझ में आया? देखो क्वेश्चन को ध्यान समझो। प्रत्येक संख्या से 8 घटा लिया जाए, मतलब x में से भी 8 घटा लो, y में से भी 8 को माइनस कर लीजिए, और माइनस करने के बाद दोनों संख्या का जो अनुपात है, उनका अनुपात, मतलब इन दोनों संख्या का अनुपात 4:5 हो जाता है, ठीक है। तो संख्याएं ज्ञात करें, मतलब x और y ज्ञात करें। यहाँ तक क्लियर है? आपको दोस्तों पता है कि अनुपात का मतलब होता है डिवाइड करना, तो यहाँ पे y - 8 होगा, और इसको लिख सकते हैं 4/5। दिक्कत है? नहीं। आपको अगर सर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना करोगे यहाँ से, तो इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे, तो 5 को 1 से गुना करो सर, 5x, और 8 पंचे 40 इक्वल टू 4 को y से करोगे ना तो 4y - 8 चुका 32। बताओ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? कहोगे सर यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे चल लेते थोड़ा सा, ठीक है। आप कहोगे सर 5x और एक 4y को उठा के उधर ले जाओगे तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा। फिर यहाँ पे -32 है, ये -40 को उठाकर इधर लाओगे तो +40 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से आपको एक इक्वेशंस मिलते हुए दिखेंगी, 4x - 4y, 5x - 4y इक्वल टू, माइनस प्लस का मतलब माइनस होता है, माइनस का मतलब घटाना होता है, तो 40 में से 32 घटाओगे तो 8 हो जाएगा, और दोनों में बड़ा 40 है, प्लस है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मुझे एक दूसरा इक्वेशंस मिल गया, 5x - 4y इक्वल टू 8, 5x - 4y इक्वल टू 8, ठीक है। अब आपसे बोल रहा है कि दोनों संख्याएं ज्ञात करें, मतलब x और y फाइंड करिए, और x और y फाइंड करने का तरीका है कि दोनों इक्वेशंस को आप विलोपन विधि से सॉल्व कर x और y की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है ना। यहाँ तक तो यहाँ पे लिखेंगे सर कि समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड से, दोनों में पहला समीकरण आपके सामने है कि 6x - 5y इक्वल टू 0, और सेकेंड है सर 5x - 4y इक्वल टू 8। ये अपने आप में इक्वेशन फर्स्ट है, ये अपने आप में इक्वेशन सेकेंड। अब इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका मैंने आपको पिछली क्लास में बता चुके हैं। विलोपन विधि यहाँ पे यूज कर लीजिए। विलोपन विधि का मतलब होता है कोफिशिएंट को सेम करना, चाहे आप x की कोफिशिएंट को सेम कर दो, चाहे आप y की कोफिशिएंट को सेम कर दो। तो आप ना x करो चाहे y करो, आपकी मर्जी है, y को ही सेम करते हैं। तो यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई, यहाँ 5 है तो यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई। अब यहाँ मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलता है, 6 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 24x, 6 चौका 24 माइनस
और 5 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे, पंचों का 20y इक्वल टू 4 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 5 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 25x माइनस 5 को 4 से तो 20y इक्वल टू कितना होगा सर 8 पंचे 40। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर दीजिए, माइनस माइनस है तो चिन्ह को चेंज कर दीजिए, प्लस माइनस ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। 24 में से 25 को माइनस करोगे तो माइनस एक्स होगा, क्योंकि 24 में 25 घटाओगे, छोटा में से बड़ा घटाओगे तो माइनस में आता है। फिर यहाँ पे 0 में से 40 घटाओगे तो माइनस 40 होगा। तो यहाँ से आपका x की जो वैल्यू है वो 40 हो गया। लेकिन x की वैल्यू ही मुझे पता नहीं करना है, दोनों संख्याएं पता करना है। पहली संख्या तो मुझे पता हो गया 40, और दूसरी संख्या भी मुझे पता करना है y की वैल्यू। और दूसरी संख्या कहाँ से निकलेगा बताइए? आप कोई भी इक्वेशन ले लो, चाहे ये ले लो, ये ले लीजिए, चाहे इस दोनों में कुछ भी ले लो, तो आप कोई भी आप ले लो, आपकी मर्जी है, आपका मर्जी है, कोई भी आप ले सकते हो। ठीक है, कि मान लीजिए मुझे फर्स्ट समीकरण लेना है, तो यहाँ से लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से। ठीक है, समीकरण फर्स्ट क्या कहोगे सर? 6x माइनस कितना है बता दीजिए? 6x माइनस कितना है सर? 5y इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखो 6 और x की वैल्यू 40 है, तो यहाँ पे 40 रख दीजिए, माइनस 5y इक्वल टू 0। ठीक ना, तो यहाँ से क्या मिलता है सर? 6 चौका 24, 240 माइनस 5y इक्वल टू 0। और यहाँ से मुझे मिलता है सर माइनस 5y इक्वल टू 240, उठ के जाएगा उधर, तो माइनस 240। और 5 से अगर हम काटते हैं इसको, देखो पहली बात तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट होगा, और 5 से काटोगे ना तो 5 चौका 20 और यहाँ पे 4 8 पंचे 40, मतलब y की जो वैल्यू है वो 48 हो जाएगा। ठीक है, तो लास्ट में आपको लिखना पड़ेगा, लास्ट में लिखना पड़ेगा कि इसीलिए पहली संख्या x जो है वो 40 है और दूसरी संख्या y जो है वो 48 है। तो यहाँ पे छोटी सी बात में लिख दीजिए, इसीलिए पहली संख्या इक्वल टू 40 और दूसरी संख्या इक्वल टू 48, जो कि आपका आंसर हो गया, है ना। तो कितना आसान सवाल है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार फिर से वीडियो को रिप्ले कीजिए, देख लीजिए, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। नोट करिए। हो गया, वीडियो को पॉज करिए और नोट कर लीजिए, बेहतर होगा, टाइम की बचत होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 अब होगा। नाइन क्वेश्चन लिखिएगा। चलिए, दो संख्याओं लिखिएगा ध्यान से। दो संख्याओं का योग 16 है। दो संख्याओं का योग 16 है यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए, यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए तो उनका अनुपात 2:1 हो जाता है। 2:1 हो जाता है। ठीक है ना, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। हो जाता है
तो संख्याएं ज्ञात करें। संख्याएं ज्ञात करें। आसान सवाल है और इजी सवाल है, अगर चाहे तो इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखने का पूरा प्रयास कीजिएगा किस प्रकार से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले इसका ट्रिक बता देते हैं कि हो सकता है कि ये क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आ जाए, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में किस प्रकार से आप सेकेंडों में क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे ये बहुत मायने रखेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग सेकेंडों में सॉल्व करने का तरीका मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि आप इस क्वेश्चन को सेकेंडों में किस प्रकार सॉल्व कर सकते हो अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ जाए। अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ रहा है तो आपको लिखना पड़ेगा, उसको सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन एग्जाम्स में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। अगर ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो कैसे आप इसको ईजिली सेकेंडों में आप सॉल्व कर पाओगे। देखो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव की बात कर लेते तो आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। आपको दिया जाएगा सर 2 और 5 दिया रहेगा एक ऑप्शन, क्योंकि 2 संख्या आपसे बोल रहा है। एक रहेगा सर 4 और 12 रहेगा दिया हुआ। ठीक है, एक रहेगा सर 16 और 5 दिया रहेगा सर। ठीक है, और एक रहेगा सर 21 और 4 दिया रहेगा। ये आपके सामने ऑप्शन रहेंगे। ठीक है, ध्यान समझना, आपको सेकेंडों में 1 सेकेंड भी नहीं लगेगा, आप इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इन सवाल को अगर आ जाए तो। ठीक है, देखो कैसे सॉल्व कर पाए। क्वेश्चन को देखोगे तो कहता है 2 संख्याओं का योग 16 है। जैसे ही यहां तक पढ़ा 2 संख्याओं का योग 16 है, ऑप्शन में एक नजर ध्यान से दे देना कि कौन सी ऐसा 2 संख्या है जिनका योग 16 है। जिस ऑप्शन में अगर योग 16 हो गया ना वही उसका करेक्ट आंसर होगा। तो कहोगे सर इसमें योग 7 होगा, नहीं होगा। इसमें योग 16 होगा, हो सकता है ये होगा। 16 5 21 नहीं होगा, और 21 और 4 25 नहीं होगा। मतलब ये भी नहीं, ये भी नहीं, मतलब ये इज द करेक्ट ऑप्शन। देखो सेकेंडों में सॉल्व कर दिए, लेकिन आप कहोगे सर अगर मान लिया जाए कि 2 ऑप्शन में मिल जाए 16 योग, तब कैसे बनाएंगे। अगर देखो ध्यान से, अगर ऑप्शन में किसी एक ऑप्शन में एक ही ऑप्शन में योग 16 है तो क्यों नहीं हम उसका यूज करेंगे अगर आ जाए तो। अगर 2 से ज़्यादा ऑप्शन में अगर 16 आ जाए उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे ये भी देख लीजिए। ठीक है, तो ये बात हो गई, अगर एक ऑप्शन में योग 16 है तो आप सेकेंडों में सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव इस कॉन्सेप्ट है। अगर ठीक है ऑब्जेक्टिव आ जाए तो आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। अगर मान लिया जाए कि आपसे बोला जाए कि सर 8 8 दे दिया जाए, 10 6 दे दिया जाए, 4 और 12 दे दिया जाए, और 20 और 2 दिया जाए। ठीक है, ये आपके सामने आ जाए तो कैसे सॉल्व करोगे। तो पहली बात, इसमें तो एक ऑप्शन नहीं होगा, 20 और 2 22 होता है, नहीं होगा, डेफिनेटली नहीं होगा। लेकिन 3 ऑप्शन को देखा जाए तो तीनों ऑप्शन में सम जो है, योग जो है वो 16 है कि नहीं है। तो यहाँ पे ये रूल नहीं काम करेगा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे, अगर यहाँ पे काम ना करे तो आगे बढ़ के देखेंगे कि क्या आगे वाला जो कंडीशन है उसमें लागू करता है। तो देखेंगे आगे बढ़ के, तो कहता है कि सर यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए तो उनका अनुपात 2 और 1 हो जाता है। तो जोड़ के देखेंगे, कहता है प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ने पर, तो 8 में 4 जोड़ो तो कहोगे सर 12 होगा, 8 में 4 जोड़ो तो कहोगे सर 12 होगा। इसका रेशियो अगर हम निकाले तो इसका रेशियो 1:1 हो जाता है। 12 को 12 से काटोगे तो 1:1 हो जाता है। रेशियो का मतलब डिवाइड होता है, 12 को 12 से भाग करोगे तो 1:1। तो 1:1 मेरे को मिलता है 4 जोड़ने पर संख्या में, लेकिन क्वेश्चंस में 2 और 1 है, मतलब 2 और 1 है, तो पहला संख्या गया काम से, पहला ऑप्शन नहीं होगा। बात समझ में आ रही है। सेकेंड ऑप्शन में देखेंगे, सेकेंड ऑप्शन में कह रहा है कि अगर इसमें हम लोग 4 ऐड करेंगे तो 14 हो जाएगा, और इसमें अगर 4 ऐड करेंगे तो 10 हो जाएगा। इसका रेशियो निकालेंगे, क्या वो रेशियो 2 और 1 होता है। तो रेशियो निकालने का सिंपल तरीका है 14/10। ठीक है, 2 से भाग करेंगे सबको तो 7 और 5, मतलब इसका रेशियो 7:5 आया। लेकिन क्वेश्चंस में दे रहा है रेशियो 2 और 1 होना चाहिए, तो यहाँ पे ये भी ऑप्शन गया काम से। आ रहा है समझ में, कितना आसान है बताओ, इजीली आप सॉल्व कर पाओगे। अगला सवाल देख लीजिए। अब कहता है क्वेश्चंस में कि अगर मान लिया जाए कि इसमें 4 ऐड कर दीजिए, तो 4 ऐड करने से सर 8 हो जाता है, 4 ऐड करने से 8 हो जाता है। अगर इसमें ऐड करेंगे 4 तो 16 हो जाता है। अब इसका रेशियो निकालेंगे, अगर सर रेशियो निकालोगे तो 8 दूना 16, मतलब 1:2 हो जाता है। मतलब 1 और 2 के रेशियो में आ गया, तो यही करेक्ट आंसर होगा। चाहे 2 और 1 हो, चाहे 1 और 2 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इट इज़ कॉल्ड, यही इसका करेक्ट आंसर होगा। हो सकता है ऑप्शन में उल्टा दे दे, 12 पहले 4 उधर, तो ये बात आप देख लीजिएगा, बहुत ही आसान है। तो आप सेकेंडों में अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ये आ जाए तो आप इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे क्वेश्चंस पढ़कर। ठीक है, मान लिया जाए कि यही क्वेश्चन सब्जेक्टिव में आ जाए, लेकिन ज़्यादातर ध्यान रखना
100% चांस है कि ये क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आएंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का जो बहुत सारे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव में आने लगे हैं इस बार, लगभग 60% क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आते हैं। तो आप फोकस करना ट्रिक पर भी, मतलब सेकेंडों में किस प्रकार से हम लोग ट्रिक से क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, तो ये भी चीज़ आप ध्यान देते रहना। मैं कोशिश करूंगा आपसे कि जो भी क्वेश्चंस आ जाए उसका शॉर्ट ट्रिक भी आपको मिल जाए और इजीली आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाए। चाहोगे तो आप इसको नोट्स कर सकते हो, आपको याद रहेंगी कि कैसे हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि अगर यही सवाल अगर आ जाए सब्जेक्टिव पेपर में तो किस प्रकार से हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। क्लियर यहाँ तक? चलिए, तो इसको आप थोड़ा सा लिख लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार और देख लीजिएगा। ठीक है, हो गया? चलिए, देखिएगा अगला सवाल देख लीजिए। ठीक है, अब क्वेश्चंस कह रहा है सर, क्वेश्चंस कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 16 है, मतलब दो संख्याओं का जिक्र है, तो वो दोनों संख्या आपको पहले मानना पड़ेगा, चाहे आप x मान लीजिए चाहे आप y मान लीजिए, आपकी मर्जी है। तो कहोगे सर x और y मान लीजिए ज़्यादा बेहतर होगा, तो लिखेंगे माना पहली संख्या x और दूसरी संख्या जो है वो y। ठीक है, दूसरी संख्या कितना है? y। अब लिखेंगे सर प्रश्न से, यहाँ पे प्रश्न में दिया हुआ है, प्रश्न से दोनों संख्याओं का जो योग है वो 16 दिया हुआ है। ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होगा, दो संख्याओं का योग 16 है, दिया हुआ है आपके सामने। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए तो लिखेंगे यहाँ पे, फिर प्रश्न से यहाँ पे लिखना पड़ेगा, फिर प्रश्न से यदि दोनों संख्या में 4 जोड़ दिया जाए, दोनों संख्या में 4 जोड़िए, पहली संख्या x है इसमें भी 4 जोड़िए और दूसरी संख्या y है इसमें भी 4 जोड़िए, इन दोनों संख्याओं का जो अनुपात है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि उनका अनुपात 2 और 1 हो जाता है, मतलब 4 जोड़ने पर दोनों संख्या का अनुपात 2 और 1 हो जाता है। यहाँ तक क्लियर है? चलिए, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन है? इसका आंसर मैंने शॉर्ट ट्रिक से बनाया था कि 4 और 12 होगा, 4 और 12 इसका आंसर होगा, शॉर्ट ट्रिक से मैंने आपको बताने था। लेकिन देखेंगे कि इसमें हमको 4 और 12 आता है या नहीं आता। देखिए ध्यान से, तो ये आपका इक्वेशन नंबर 2 नहीं होगा, इसको थोड़ा सा सॉल्व कीजिए। रेशियो का मतलब क्या होता है? डिवाइड करना, तो इसको आप डिवाइड कर लीजिए, 4 + y + 4 = कितना होगा? 2/1। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना कीजिएगा तो यहाँ से आपको मिलेगा x + 4 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, x + 4 होगा, और 2 को y से करिए तो 2y आप प्लस 4 दूना 8 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से मुझे मिल गया 2y इधर आएगा तो x - 2y = 4 जाएगा उधर तो 8 - 4। ठीक है, तो यहाँ से मिला x - 2y = 8 में 4 गया 4, ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ठीक है ना, यहाँ तक समझ में? इक्वेशन फर्स्ट आपके सामने, इक्वेशन 2 भी आपके सामने है, तो दोनों इक्वेशन से हम लोग x और y की वैल्यू निकाल सकते थे। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट एंड सेकेंड से। तो समीकरण फर्स्ट आपके सामने है x + y = 16 और सेकेंड समीकरण है x - 2y = 4। अब इसको विलोपन विधि से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। विलोपन विधि का कॉन्सेप्ट है कोफिशिएंट को सेम करना, अगर सेम नहीं हो तो, लेकिन यहाँ पे सेम है x तो यहाँ पे x सेम है लेकिन दोनों में प्लस है, साइन को सिर्फ चेंज करना पड़ेगा, प्लस है तो माइनस कर दीजिए, माइनस है तो प्लस कर दीजिए और प्लस है तो माइनस कर दीजिए, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। दोनों में प्लस है, 1y और 2y मिलके कितना होगा सर? 3y, और 16 में से 4 गया कितना होगा सर? 12। तो यहाँ से मुझे y की जो वैल्यू आ जाएंगी वो 12/3 हो जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ से y की वैल्यू कितना हो जाएगा सर? 4। 12 को 3 से डिवाइड करो 4, एक तो वैल्यू निकल गया 4 y की वैल्यू। दूसरी संख्या भी फाइंड करना है, तो दूसरी संख्या निकालने के लिए कोई भी आप इक्वेशन ले लीजिए, समीकरण फर्स्ट ही ले लीजिए। समीकरण फर्स्ट से, ठीक है, x + y = 16 है, तो यहाँ से आप कहो सर x + y की वैल्यू यहाँ पे 4 दिया हुआ है, 16 यहाँ पे लिख दीजिएगा चूँकि y = 4। ठीक है ना, अब यहाँ से मुझे x की वैल्यू निकलेगा सर 16, 4 जाएगा उधर तो -4, तो यहाँ से भी आप देख सकते हो 12 आंसर आ गया। तो इसीलिए यहाँ पे लिख देना सर पहली संख्या। देखो शॉर्टकट से यूज करो चाहे आप लॉन्ग कट से यूज करो, दोनों में आसान आंसर आता है, सेम आंसर आएगा। x = कितना होगा? 12
और दूसरी संख्या जो होगा y इक्वल टू कितना होगा 4, जो कि आपका आंसर हो जाएगा। तो कितना आसान है बताओ। ऑब्जेक्टिव ट्रिक से भी मैंने सॉल्व किया था तो 4 और 12 ही आया था, लेकिन इससे भी आप सॉल्व करके देख सकते हो 4 और 12 ही आएगा। ठीक है, अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाए तो ये विधि आप अपना सकते हो, ये कॉन्सेप्ट आप अपना सकते हो, लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन आ जाए तो कोशिश कीजिएगा ट्रिक से ही सॉल्व कर दे, ऑप्शन से ही सॉल्व कर दे, और 100% चांस है कि ये क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव पेपर में ही आएंगे, सब्जेक्टिव में नहीं आएंगे। क्लियर है? चलिए आप इसको भी नोट कर लीजिए बढ़िया से। हर क्वेश्चंस को कोशिश करेंगे कि एक ऑब्जेक्टिव, एक ट्रिक के अनुसार मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, ताकि आपको दोनों मेथड पता हो, दोनों कॉन्सेप्ट पता हो। क्लियर है? तो इसको भी आप नोट कर लीजिए बढ़िया से। फिर मिलते हैं 10 नंबर सवाल में। हो गया, वीडियो को रोक लीजिए और इसको नोट करने का प्रयास कीजिए, या स्क्रीनशॉट आप इसको ले लीजिए। सिर्फ पढ़ना चाहिए, ठीक है, और ज़्यादा फालतू की बातों पर हम लोग नहीं रहते हैं, हमेशा पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, बेहतर होगा। ठीक है, दस नंबर सवाल लिखिएगा, क्वेश्चंस नंबर 10। दो धनात्मक संख्याओं का अंतर, दो धनात्मक संख्याओं का अंतर, दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 3 है, दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 3 है, यदि प्रत्येक संख्या में से 3 घटा लिया जाए, 3 घटाया जाए, ठीक है, तो उनका अनुपात 2:1 हो जाता है, 2:1 हो जाता है। ठीक है, तो संख्याएं ज्ञात करें, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा ट्रिक से कि इसको इजीली सेकेंडों में कैसे सॉल्व करोगे। ठीक है, इसका आंसर मान लीजिए 6-9 होगा, ठीक है, 2-4 होगा, ठीक है ना, और 9 और मान लीजिए 16 और 13 होगा, और 20 और 17 होगा। ठीक है, ये आपके सामने क्वेश्चंस है, तो आप इसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। तो सबसे पहले इस क्वेश्चंस को हम लोग ट्रिक से सॉल्व करेंगे। अगर मान लिया जाए कि ये क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव में आ जाए, और 100% चांस है कि ये सब सिंपल क्वेश्चंस है, ऑब्जेक्टिव पेपर में आने की 100% चांस है, आ जाएंगी, तो उसको आप इजीली सेकेंडों में कैसे सॉल्व कर पाओगे, कम समय ज़्यादा क्वेश्चंस कैसे सॉल्व कर पाओगे, ये चीज़ समझने का प्रयास कीजिए। ट्रिक से हम लोग कैसे समझेंगे इस क्वेश्चन को, तो ट्रिक से सॉल्व करने के लिए, सेकेंडों में क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले आपको ऑप्शन पर नज़र डालना पड़ेगा, चारों ऑप्शन को ध्यान से देना पड़ेगा और क्वेश्चंस को पढ़ना पड़ेगा। तो आप देख लीजिए, आप सेकेंडों में क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। मान लीजिए कि ये ऑप्शन आ जाए, और इस ऑप्शन में देखो एक और ऑप्शन हो सकता है कि आपकी भाग्य अच्छे हो, चांसेस हो जाए कि आपको एक ही ऑप्शन आ जाए 6 और 9 और 3,
और बाकी सबका अंतर वाला डिफरेंस आ जाए, ठीक है। यहाँ पे 4 आ जाए सर, यहाँ पे 5 और 6 आ जाए, यहाँ पे 10 और 12 आ जाए, मान लीजिए ये ऑप्शन आ जाए, ये चारों ऑप्शन आ जाए, तो आप इस चारों ऑप्शन को आधा सेकेंड, विद इन अ सेकेंड में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। मतलब सेकेंड से भी कम समय में इस ऑप्शन से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। लेकिन क्वेश्चंस में ये ऑप्शन ना आकर ये ऑप्शन आ जाए तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। टाइम नहीं, आप 2 सेकेंड 3 सेकेंड ले लो, लेकिन बन जाएगा क्वेश्चंस। लेकिन इस सवाल आ जाए, ये ऑप्शन आ जाए, तो आधा सेकेंड में सॉल्व कर पाओगे, विद इन अ सेकेंड में सॉल्व कर पाओगे। देखो कैसे, तो कहोगे सर दो संख्याओं का जो अंतर है वो 3 है। अंतर का मतलब डिफरेंस होता है, अंतर का मतलब क्या होता है, डिफरेंस होता है, ठीक है। मतलब दो संख्याओं का अंतर आपका 3 है। यहीं तक पढ़ने में अगर ये ऑप्शन आ जाए तो यहाँ से यहाँ तक पढ़ोगे क्वेश्चन सॉल्व, यहाँ से यहाँ तक पढ़ोगे क्वेश्चन सॉल्व। देखो दो संख्याओं का अंतर 3 है, मतलब ऑप्शन में वो दो संख्या चूज करो जिसका अंतर 3 है, मतलब डिफरेंस 3 है। तो कहोगे सर एक ही ऑप्शन है 9, यहाँ पे 6 लिख दीजिए, यहाँ 6 ऑप्शन रहेगा, ठीक है, प्रॉब्लम होगा थोड़ा, ठीक है। अब एक ही ऑप्शन है जिसका अंतर जो है वो 3 है, तो 9 में से 6 गया 3, 9 में से 6 गया 3, मतलब यही इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये गलत होगा, 5 में 4 गया 1 हो गया, अंतर नहीं होगा। 5 6 1 हो गया, अंतर नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे 10 में से 12 2 हो गया, अंतर नहीं होगा, मतलब ये भी ऑप्शन नहीं, ये भी ऑप्शन नहीं, ये इज द करेक्ट ऑप्शन। तो अगर ये ऑप्शन आ जाए, मतलब जिसका डिफरेंस 3 हो वही इसका करेक्ट आंसर होगा। सेकेंडों में सॉल्व कर पाओगे। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, अगर मान लिया जाए ये आ जाए ऑप्शंस, इस ऑप्शन में यहाँ से यहाँ तक पढ़ने में एक शायद एक आध ऑप्शन कट जाए, लेकिन ज़्यादा ऑप्शन नहीं कटे, तो कैसे बनाओगे? तो यहाँ देखो 9 में से 6 गया 3, तो ये हो सकता है, चांसेस है। यहाँ 4 में से 2 गया 2, ये नहीं होगा क्योंकि इसका डिफरेंस 2 आता है, नहीं होगा, ठीक है, ये ऑप्शन गया काम से, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखे ध्यान से 16 में से 13 गया तो 3 आता है, तो ये हो सकता है, चांसेस है सर। यहाँ पे देखो 20 में 17 गया 3 बचा, तो ये भी हो सकता है क्योंकि इसका भी डिफरेंस 3 है, इसका भी डिफरेंस 3 है, इसका भी डिफरेंस 3 है, मतलब तीनों ऑप्शन का जो अंतर है वो 3 है, मतलब तीनों ऑप्शन चांसेस है होने का। तो पहला काम करेंगे ऑप्शन को एलिमिनेट करना, ऑप्शन को काटने का काम करेंगे, कौन ऑप्शन गलत है। क्लियर है? तो इसमें से एक ऑप्शन गया काम से, 3 ऑप्शन बच गया। 3 ऑप्शन में से चुनने के लिए आपको आगे थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। तो आगे क्या है देखे ध्यान से, कहता है यदि प्रत्येक संख्या में 3 घटा लिया जाए, प्रत्येक संख्या में 3 घटा लिया जाए, तो यहाँ पे देखो ध्यान से, इसमें से 3 घटाओगे, इसमें से 3 घटाओगे, तो यहाँ पे क्या होगा सर, इसमें से 3 घटाओगे तो 6 में से 3 गया मतलब 3, और इसमें से 3 घटाओगे, कहता है प्रत्येक संख्या में 3 घटाने पर 3 घटाओगे कितना होगा 6। इस दोनों का रेशियो अगर निकालेंगे तो 3 गुने तो मतलब 3 दूना कितना होता है 6, मतलब 1 और 2 के रेशियो में आ गया। और क्वेश्चंस भी मुझे वही बोल रहा है 2 और 1, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज अ करेक्ट ऑप्शन। पहली संख्या 9 हो सकता है ऑप्शन में, 9 पहले हो 6 बाद में हो, तो वो ऑप्शन यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है ना। तो ई इज द करेक्ट ऑप्शन 6 और 9, 6 9 इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे भी हम लोग चेक करते हैं, देखिए इसमें से 3 को माइनस करोगे तो कहोगे सर 13 होता है, इसमें से 3 माइनस करोगे कहोगे सर 10 होता है, लेकिन इस दोनों का रेशियो आपको 2:1 नहीं आता है, तो इसीलिए ये गया काम से, ये ऑप्शन नहीं होगा। इसका हम चेक कर लेते हैं, 20 में से 3 घटाओगे तो कहोगे सर 17 होता है, इसमें से 3 घटाओगे कहोगे सर 14 होता है, तो भाई ये भी ऑप्शन नहीं होगा, तो ये भी गया काम से। मतलब एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा 6 और 9। अगर आ जाए ऑब्जेक्टिव में तो आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर यहाँ पे 1 और 2 आ गया, वहाँ पे 2 और 1 है कैसे? ऑप्शन में आपको ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा आपको ऑप्शन में 9 और 6 रहेगा, ठीक है, तब जाके ये करेक्ट होगा। इसको चेक कर सकते हो, 9 में से 6 गया, 9 में से 3 गया, 3 अंतर है, 3 जाएगा तो 6 हो जाएगा, और इसमें से 3 घटाओगे तो 3 हो जाएगा, तो 3 दूना कितना होता है 6, मतलब 2:1 आ गया ना, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? अगर ऑप्शंस में आ जाए तो आप ऑप्शन से भी करेक्ट कर सकते हो क्वेश्चंस को, ठीक है। चांसेस है, 100% चांस है ये क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव पेपर में आ जाए, तो इसको आप देख लीजिए, इसको आप नोट कर लीजिए, बढ़िया से सीख लीजिए, उसके बाद इसको हम प्रैक्टिस करते हैं। सब्जेक्टिव में अगर आ जाए तो कैसे सॉल्व करोगे समझो। अगर ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव में आ जाए, ठीक है, सॉल्व करने वाला आ जाए, तो कैसे बनाओगे समझो ध्यान से, ठीक है। सभी क्वेश्चंस का ट्रिक भी थोड़ा थोड़ा सीखना चाहिए ताकि आप सभी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो सीखने में, ठीक है। चलिए हल के बारे में देख लेते हैं। अब कहता है 2 संख्याएं हैं ना, तो यहाँ पे मानना पड़ेगा, माना कि पहली धनात्मक संख्या
क्वेश्चन में दिया हुआ है धनात्मक संख्या, तो यहाँ पे धनात्मक संख्या मान लीजिए x, और दूसरी धनात्मक संख्या मान लीजिए सर ये y। ठीक है, अब लिखेंगे सर प्रश्न से, और प्रश्न में दिया हुआ है कि दोनों संख्याओं का जो अंतर है वो 3 है, मतलब अंतर मतलब डिफरेंस होता है x माइनस वाई का मान 3। ये इक्वेशन फर्स्ट होगा। ठीक है, दोनों का जो डिफरेंस है वो 3 दिया हुआ है, अंतर दिया हुआ है 3, तो x माइनस वाई इक्वल टू 3 हो जाएगा। आगे पढ़ लीजिए थोड़ा सा, कहता है कि यदि प्रत्येक में से 3 घटा लिया जाए, तो यहाँ लिखेंगे सर फिर प्रश्न से यदि प्रत्येक में से 3 घटा लिया जाए, तो पहली संख्या में से 3 घटाओगे, प्रत्येक में से 3 घटा लिया जाए तो पहली संख्या में 3 घटा लेंगे, और दूसरी संख्या में से भी 3 घटाएंगे, क्योंकि प्रत्येक संख्या का जिक्र है, तो यहाँ से हो जाएगा y माइनस 3। ठीक है, दूसरी संख्या से भी 3 घटा लेंगे, तब इस दोनों का जो रेशियो है ना वो हो जाता है 2:1। 2:1 यहाँ पे हो जाता है 2:1। ठीक है ना, तो यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत है? कहोगे सर यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको सॉल्व करिए। रेशियो का मतलब होता है डिवाइड करना, तो x माइनस 3 अपॉन वाई माइनस 3 इक्वल टू 2:1 का मतलब होता है 2:1। आप कहोगे सर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना कर लीजिए। अब जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना करोगे ना, तो x माइनस 3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे सर x माइनस 3 होगा, और 2 को y से गुना करें 2y माइनस 3 गुना कितना होता है 6। यहाँ से मुझे मिल गया x, और 2y को उठा के इधर लाओगे तो माइनस 2y इक्वल टू माइनस 6 पहले से है, माइनस 3 जाएगा उधर तो प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से मुझे मिल गया x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 6 में से 3 को अगर घटाओगे तो माइनस 3 होगा। ये अपने आप में इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, कहता है कि दोनों संख्याएं ज्ञात करें। दोनों संख्याएं ज्ञात करने के लिए x और y की वैल्यू चाहिए, और x और y की वैल्यू पता करने के लिए इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड को आप सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकाल सकते हो। विलोपन विधि, कोई भी विधि अपना लो, चाहे आप प्रतिस्थापन विधि अपना लो, वज्र गुणन विधि अपना लो, या विलोपन विधि अपना लो, आपकी मर्जी है, लेकिन ज़्यादा इसमें अच्छा होता है विलोपन विधि। जब तक क्वेश्चन ये ना कहे कि प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करो, अगर क्वेश्चंस बोल दिया कि निम्नलिखित समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करें, तो हम लोग प्रतिस्थापन विधि को अपनाएंगे। अगर कह दे कि वज्र गुणन विधि से सॉल्व करें, तो वज्र गुणन विधि को अपनाएंगे, लेकिन कुछ भी ना कहें तो ज़्यादातर हम लोग विलोपन विधि ही अपनाते हैं। तो विलोपन विधि को यूज करने के लिए लिखेंगे सर समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से। तो समीकरण फर्स्ट कितना है, क्या होगा सर x माइनस वाई इक्वल टू 3, और सेकेंड है आपका x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 3। ठीक है, ये आपके सामने है दूसरा समीकरण। ठीक है, तो यहाँ से देखो आपका विलोपन विधि का कॉन्सेप्ट है कि कोफिशिएंट को सेम करना। अगर कोफिशिएंट सेम नहीं है तो उसको सेम करना, अगर सेम है तो उसको ऐसा ही चेंज कर देना। तो यहाँ पे सेम है x, तो यहाँ पे सिर्फ साइन को चेंज करना है, माइनस तो प्लस कर दीजिए, प्लस तो प्लस कर दीजिए, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। और माइनस प्लस का मतलब माइनस होता है, और इसका मतलब होता है घटाना। 2y में से 1y घटेगा तो 1y ही बचेगा, तो 1y हो जाएगा, और दोनों में बड़ा 2y है तो प्लस होगा। फिर यहाँ पे 3 और 3 कितना होगा 6, क्योंकि दोनों में प्लस है। ठीक है ना, तो यहाँ पे y की वैल्यू कितना आ गया सर 6, y की वैल्यू कितना आ गया 6। अब कहता है सर x की भी वैल्यू पता कर लो, आप ये लो चाहे ये लो, कोई भी मर्जी। तो समीकरण फर्स्ट से कहता है कि x माइनस वाई इक्वल टू कितना है 3, तो यहाँ से मुझे निकलेगा कि x y का मान कितना है 6 है, तो x माइनस 6 होगा, मतलब y की जगह आप 6 डाल दीजिए 3, यहाँ पे लिख दीजिएगा, चूँकि y इक्वल टू कितना 6। ठीक है, तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल सकते हो 3, 6 जाएगा उधर तो प्लस 6 क्योंकि माइनस है। यहाँ से x की वैल्यू 6 और 3 कितना होता है 9, लास्ट में लिख दीजिएगा, इसीलिए पहली। ठीक है, धनात्मक संख्या इक्वल टू 9, क्योंकि x की वैल्यू 9 है, और दूसरी, ठीक है, दूसरी धनात्मक संख्या इक्वल टू y का मान कितना है 6 है, 6। तो ऐसे भी आपका 9 और 6 आया, और वैसे भी आप ट्रिक से भी सॉल्व किए तो 6 और 9 ही आया है, तो इसको भी आप नोट कर लीजिए। फिर हम मिलते हैं आज की क्लास का
लास्ट सवाल, अंतिम सवाल, 11 नंबर सवाल, उसके बाद क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। आप इसको रिकॉल कीजिएगा बढ़िया से, ठीक है। पहले आप इसको नोट करिए, फिर मिलते हैं अगले सवाल में। हो गया, चलिए वीडियो को पॉज करिए और इसको नोट करिए बढ़िया से, ठीक है। मैं आपको बार बार कहता हूँ कि नोट्स ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि नोट्स इंपॉर्टेंट है। नोट्स नहीं बनाओगे तो बुक्स के क्वेश्चंस भी आपसे सॉल्व नहीं होंगे, ठीक है। तो पहले जो जो क्वेश्चंस मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सब क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में आने वाले हैं, चाहे वो ऑब्जेक्टिव पेपर हो चाहे वो सब्जेक्टिव पेपर हो, हर एग्जाम्स में क्वेश्चंस आएंगे। इसीलिए बार बार मैं आपको कहता हूँ कि पहले आप क्लासेस का नोट्स बना लीजिए चैप्टर वाइज। जैसे कि 3 चैप्टर खत्म होने वाला है। पहला तो आपका त्रिकोणमिति खत्म हो गया, बहुपद भी खत्म हो गया, और ये आपका 2 चर वाले रैखिक समीकरण भी खत्म होने वाला है। तो इस तीनों चैप्टर का एक चैप्टर वाइज प्रॉपर ढंग से नोट्स बनाइए और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है बुक से। तो पहले नोट्स को रिवाइज करिए बढ़िया से चैप्टर वाइज, उसके बाद आप क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। बिल्कुल एक भी क्वेश्चंस आपसे नहीं छूटेंगे। अगर तब भी क्वेश्चंस फंस रहे हैं आपसे तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करिए, मैसेज कीजिए, उन सवालों को फिर से एक वीडियो बनाकर आपको समझा दिया जाएगा। तो ये काम आप ज़रूर करिए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम्स है, आपका एग्ज़ाम का भी टाइम नहीं है, बहुत जल्द डेट आने वाला है। तो प्लीज़ आप नोट्स ज़रूर बनाइए, ठीक है। आपको बेहतर स्कोर पाना है तो नोट्स ज़रूर बनाइए और रिकॉल कीजिए, बार बार रिवाइज़ कीजिए। हर मैथ्स को, हर बुक्स को बार बार रिवाइज़ कीजिए। मैंने आपको बताया था कि मिनिमम 5 टाइम्स आप एनसीईआरटी को सॉल्व कर दीजिए, बिल्कुल आपका स्कोर बन जाएगा, ठीक है। और मेरे नोट्स भी आपको सॉल्व करना है, ध्यान रखना। मैथ्स में 100% रिजल्ट कैसे लाएं, इसका वीडियो भी मैं बना चुका हूँ, तो पहले जाके उस वीडियो को देख लीजिए बढ़िया से, ठीक है। किस प्रकार, मतलब मैथ्स को कैसे हम लोग पढ़े, किस स्टाइल से पढ़े, किस मेथड से पढ़े, किस सिस्टमैटिक तरीका से पढ़े, ताकि 100 आउट ऑफ 100 रिजल्ट आपका आ सके मैथ्स पेपर में। तो ये भी चीज़ का वीडियो पूरा एक सीक्वेंस वाइज मैंने आपको बनाया, मतलब बना के इसमें मतलब अपलोड हो चुका है। तो पहले जाके उस वीडियो को आप देख लीजिए बढ़िया से, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलिए तो इसको भी आप इसको छाप लीजिए बढ़िया से। उसके बाद 11 नंबर सवाल आप हेडिंग करिएगा, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। आज की क्लास का अंतिम सवाल है ये, ठीक है। राइटिंग स्किल बहुत मायने रखता है। अगर राइटिंग आपका बेहतर नहीं है तो आप चाह कर भी स्कोर नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो राइटिंग पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, राइटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैथ्स का राइटिंग हो चाहे साइंस का राइटिंग हो, कोई भी सब्जेक्ट का राइटिंग बेस्ट होना चाहिए, तभी जाके आपका मार्क्स आएंगे, ठीक है। तो लिखिएगा 11 नंबर सवाल, जो कि लास्ट सवाल है आज की क्लास का, अंतिम सवाल है ये। और इस सवाल को आपको सॉल्व करना है तो कर लीजिएगा, नहीं तो मैं कोशिश करूँगा सॉल्व करना, लेकिन आप ही को सॉल्व कीजिए। मैं आपको हिंट दे दूँगा इसका कि क्या इसका हिंट होना चाहिए, इक्वेशंस मैं आपको बना के दे दूँगा हिंट से। आप इसको प्रैक्टिकली आपका घर पे आप बनाइएगा बढ़िया से, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जो कि इस सवाल मैं आपको बता चुका हूँ एक, लेकिन ये अच्छा सवाल है, एग्जाम्स में आ चुके हैं बार बार, ठीक है। तो लिखिएगा 5 नारंगी और 3 सेब, 5 नारंगी और 3 सेब की कीमत, 5 नारंगी और 3 सेब की कीमत 35 रुपया है, 35 रुपये, तथा 2 नारंगी और 4 सेब, 2 नारंगी और 4 सेब की कीमत 28 रुपया है, 28 रुपया है। तो कहता है कि एक नारंगी और एक सेब की कीमत ज्ञात करें, सेब की कीमत ज्ञात करें, ठीक है। ये जो सवाल है आपका, ये होमवर्क के लिए है, आप घर पे बनाइएगा, ठीक है। इसका आंसर की अगर हम बात करते हैं तो 4 रुपीज़
और 5 रुपीज़ आंसर होगा। ठीक है, ये सवाल आपके लिए होमवर्क के लिए क्यों होमवर्क मिला ये चीज़ देख लीजिए। मैंने इसे पिछले क्लास में बैट और गेंद से रिलेटेड क्वेश्चन को डिस्कस किया था। सेम वही क्वेश्चंस है, उसी पर ये क्वेश्चन बन जाएंगे। तो पहले जाके पूरा वीडियो को देख लीजिए और इस क्वेश्चन को भी ट्राई कीजिएगा, बहुत ही आसान है। तो आपको थोड़ा सा हिंट देने का प्रयास करता हूँ, समझिएगा ध्यान से। कहता है कि 5 नारंगी और 3 सेब की कीमत 35 रुपया है। तो मैंने बताया था 5 नारंगी, मान लीजिए कि एक नारंगी की कीमत x रुपीज़ है, तो 5 नारंगी की कीमत 5x होगा। तो 5 नारंगी का कीमत मान लीजिए 5x होगा, तो यहाँ पे 5x हो जाएगा। अब कहता है कि 3 सेब की कीमत भी है, तो एक सेब की कीमत मान लीजिए y रुपीज़ है, तो 3 सेब की कीमत होगा 3y। तो यहाँ पे कितना होगा सर, 3y। इस दोनों की कीमत जो है वो 35 रुपया है। तो ये आपका इक्वेशन फर्स्ट बन गया। ठीक है, अब कहता है आगे कि 2 नारंगी, तो एक नारंगी की कीमत x रुपीज़ है, तो 2 नारंगी की कीमत कितना होगा, 2x रुपीज़। तो यहाँ पे 2x हो जाएगा। प्लस अब कहता है और मतलब प्लस 4 सेब, एक सेब है y रुपीज़, तो 4 सेब कितना होगा, कहोगे सर 4y। तो यहाँ पे 4y। इस दोनों की जो प्राइस है वो 28 रुपया है, यहाँ पे 28 रुपया होगा। ये होगा इक्वेशन फर्स्ट। इस दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करके x और y की वैल्यू पता कर लो, वही आंसर आपका ये होगा। मतलब एक नारंगी की कीमत x रुपीज़ थी, एक सेब की कीमत y रुपीज़ थी, तो x और y की कीमत निकाल के, वैल्यू निकाल के आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। इस क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस हो चुका है, बैट और गेंद से रिलेटेड, तो जाके पहले वीडियो को देख लीजिए, आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन मैंने आपको हिंट दे दिया, ठीक है। इक्वेशन डेवलप कर दे तो पहले आप इसको सॉल्व कीजिए बढ़िया से, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।